नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको जो पेपर परीक्षा में मिलेगा वह कुल 3 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड अ होगा, दूसरा खंड ब होगा और तीसरा खंड स होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर सहित उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। जो खंड अ है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और अधिकतम 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके एक एक निबंधों का नाम बताइए। तो भारतेंदु युग के कौन कौन से निबंधकार हैं और उनके एक एक निबंधों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है। इस युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध इस प्रकार हैं। इसके बाद भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंधकार हैं और उनके एक एक निबंधों का नाम आप लिखेंगे। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जिनका निबंध है भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। बालकृष्ण भट्ट हैं, इनका निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनका निबंध है बात। बद्री नारायण चौधरी हैं, जिनका निबंध है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। और लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनका निबंध है सच्चा धर्म। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गैंग्रीन कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। गैंग्रीन कहानी का प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य को आपको यहाँ उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गैंग्रीन कहानी का मूल प्रतिपाद्य एक विवाहित स्त्री के नीरस, यांत्रिक और घुटन भरे जीवन की त्रासदी को दर्शाता है, जो रोजमर्रा के बंधे बधाए ढर्रे और अकेलेपन के कारण उत्साह विहीन हो गया है। कहानी में मालती का चरित्र केंद्रीय है, जिसका जीवन एक रस्ता और ऊब के कारण एक तरह से मानसिक गैंग्रीन से ग्रस्त हो जाता है। इतना आप उत्तर में लिखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऋण जल धन जल किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। आपको बताना है किसके द्वारा इस रचना को लिखा गया है और किस विधा की रचना है। दोनों बातें आपको यहाँ पर बतानी है। तो ऋण जल धन जल प्रसिद्ध जो है रिपोर्ताज विधा की रचना है, जिसे हिंदी के महान आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। यानी यह जो रचना है ऋण जल धन जल, यह लॉ कर लीजिएगा, यह जो है रिपोर्ताज विधा की रचना है और फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसको लिखा गया था। इसमें 1966 के सूखे और 1975 की बाढ़ के घटनाओं का मानवीय पीड़ा बोध के साथ सजीव चित्रण किया गया है। यानी इसमें बाढ़ और सूखे का चित्रण किया गया है, जो संस्मरणात्मक रिपोर्टाज का एक संकलन है। इतना आप उत्तर में लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पाजेब कहानी के रचनाकार का नाम बताते हुए उसके प्रमुख पात्रों का नाम लिखिए। तो पाजेब कहानी की रचना किसके द्वारा किया गया था, इसका नाम बताना है और उसके जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं, प्रमुख पुरुष पात्र हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाजेब कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। तो स्त्री पात्रों को अलग लिखेंगे या पुरुष पात्रों को अलग लिखेंगे। तो पहले स्त्री पात्रों में देख लेते हैं। स्त्री पात्र में जो पात्र है वो मुन्नी है, जो एक छोटी बच्ची है। मुन्नी की माँ है, बुआ है, शीला है जो पड़ोस की लड़की है। पुरुष पात्रों में आशुतोष है, जो मुन्नी का बड़ा भाई है। लेखक है, जो मुन्नी और आशुतोष के पिता हैं। बंसी है, जो नौकर है। इसके अलावा छुन्नू भी है, जो आशुतोष का दोस्त है। इतने पात्र है, इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। और पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शुक्ल जी की निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता बताइए। रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उन निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर 5 हो गया है, इसको 4 कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की 4 प्रमुख विशेषता इस प्रकार है, आप लिखेंगे। तो जो पहली विशेषता आप लिखेंगे वो है मनोवैज्ञानिकता। यानी इनके निबंध जो है मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। वे भाव और मनोविज्ञानों का गहरा विश्लेषण करते हैं। जैसे उनका श्रद्धा निबंध हो गया, करुणा निबंध हो गया, क्रोध निबंध हो गया। ये भाव और मनोविकार संबंधी निबंध हैं।
दूसरी विशेषता है गहन विचार विश्लेषण। रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों में गहन विचार विश्लेषण करते हैं। इनके निबंध जो है बौद्धिक चिंतन और तार्किक विवेचना पर आधारित होते हैं। अगली विशेषता है सूक्ति परकता। इन शुक्ल जी के जो निबंध होते हैं वो सूक्ति परक्त होते हैं। उनमें वाक्यों में सूक्त यानी कथन का गुण पाया जाता है जो उन्हें प्रभावशाली बनाता है। जैसे एक सूक्त देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये एक सूक्ति है, यह एक कथन है। फिर रामचंद्र शुक्ल इस सूक्त की व्याख्या आगे निबंध में करते हैं। अगली विशेषता है निगमनात्मक शैली, यानी वे पहले सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और फिर तर्कपूर्ण उदाहरणों से उस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। इन 4 विशेषताओं को आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो अधिकतम 200 शब्द में आपको लिखना होगा। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि रामचंद्र शुक्ल की निबंध मित्रता के आधार पर मित्र के प्रमुख गुण बताइए। शुक्ल जी के निबंध मित्रता के आधार पर मित्र के प्रमुख गुण आपको बताने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मित्रता शुक्ल जी का प्रमुख निबंध है जिनके अनुसार एक मित्र में निम्न गुण होने चाहिए। अब कौन कौन से गुण एक मित्र में होने चाहिए उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला गुण है विश्वास पात्रता, यानी एक मित्र सबसे पहले विश्वास पात्र होना चाहिए। शुक्ल जी सच्चे मित्र को जीवन की एक औषधि मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण विश्वास पात्रता है। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सके, आंख मूंद कर भरोसा कर सके। मित्र के भीतर जो दूसरा गुण होना चाहिए वो है सच्चा पथ प्रदर्शक, यानी एक मित्र हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मित्र को हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए। वह भाई के समान हो जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे और गलत कदम उठाने से रोके, ऐसा मित्र होना चाहिए। तीसरा है सच्ची सहानुभूति, यानी सच्ची मित्रता में सहानुभूति अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि एक मित्र दूसरे के सुख दुख हानि लाभ को अपना समझे, उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करे। अगला गुण है उत्तम संकल्पों में दृढ़ता, यानी यह भी एक मित्र के भीतर गुण होना चाहिए, उत्तम संकल्पों में दृढ़ता। मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें हमारे उत्तम संकल्पों यानी अच्छे इरादों में मजबूती प्रदान करे ताकि हम नैतिक रूप से दृढ़ रहें। अगला जो गुण है वो है दोषों और त्रुटियों से बचाव, यानी अच्छा मित्र वो है जो हमको दोषों से और त्रुटियों से बचाए। सच्चा मित्र हमें हमारी कमजोरियों और गलतियों से सचेत करता है जिससे हम स्वयं को सुधार सकें और पतन के रास्ते से बच सकें। मित्र के भीतर अगला जो गुण होना चाहिए वो है सत्य, पवित्रता और मर्यादा का प्रेम। वो हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा जैसे नैतिक मूल्यों के प्रेम को बनाए रखने में सहायक हो। मित्र के भीतर यह गुण होना चाहिए। अगला जो गुण है वो है उत्तम वैद्यशीय निपुणता, यानी सच्ची मित्रता में कुशल वैद्यशीय निपुणता होनी चाहिए। मित्र हमारी मानसिक स्थिति को ठीक से परख कर सही सलाह देता है, इसलिए उसमें वैद्यशीय निपुणता होनी चाहिए। अगला जो गुण होना चाहिए वो है माता सा धैर्य और कोमलता। मित्र को अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता धारण करना चाहिए जो हमें प्रेम और सहनशीलता से सुधारे। मित्र के भीतर जो अगला गुण होना चाहिए वो है निराशा में आशा का संचार, यानी निराशा में आशा का संचार करने वाला मित्र हमको होना चाहिए। जब हम निराश होते हैं तो सच्चा मित्र हमारे मन में कई आशा का संचार करता है और हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो ऐसा भी मित्र होना चाहिए। अंतिम जो लक्षण है वो है उत्तम जीवन निर्वाह में सहायता। अंततः इन सभी गुणों का सार यह है कि मित्र हमें हर तरह से श्रेष्ठतापूर्ण जीवन जीने में सहायता देता है। कहने का आशय यह है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करें, जो हमारे भलाई का सोचे और हमारे उत्तम जीवन जीने में सहायता प्रदान करे। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की समीक्षा कीजिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। उनकी निबंध शैली हिंदी साहित्य में अपने व्यक्ति व्यंजक ललित गद्य और गहन मानवतावादी दृष्टि के लिए विख्यात है। उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब कौन कौन सी विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली में पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो पहली विशेषता है ललित और व्यक्ति व्यंजक शैली,
यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है मुख्य रूप से ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके निबंधों में व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, यानी जो उनके निबंध हैं उनमें उनका व्यक्तित्व जो है उभर करके सामने आता है। वे किसी भी विषय, चाहे अशोक के फूल हो, नाखून क्यों बढ़ते हों या कुटज हो, किसी को भी वो उठाते हों तो उसमें अपने निजी अनुभवों, विचारों तथा व्यापक ज्ञान से जोड़ते हुए सरस और भावुकतापूर्ण बना देते हैं। उसमें अपने व्यक्तित्व का छाप वो छोड़ देते हैं। इस शैली में आत्मपरकता की प्रधानता रहती है, जहां लेखक पाठक के साथ साथ सीधे संवाद स्थापित करता प्रतीत होता है। आगे देख लेते हैं अगली जो विशेषता है वो है विचारात्मकता और गवेषणात्मकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शैली की विशेषता है उनके कई निबंध गंभीर विचारात्मक और आलोचनात्मक प्रकृति के होते हैं। इनमें वे गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध विचारात्मक होते हैं या आलोचनात्मक प्रकृति के होते हैं उसमें वे गवेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में उनकी विद्वता और बहुआयामी ज्ञान, जैसे संस्कृत का ज्ञान, प्राकृत का ज्ञान, अपभ्रंश का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, इन सभी ज्ञान का परिचय मिलता है ऐसे निबंधों में। आगे बढ़ते हैं अगली जो विशेषता है वह भाषा का स्वरूप। द्विवेदी जी की भाषा विषय और भाव के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है, यानी उनके निबंधों की जो भाषा है वो निबंधों के विषय के अनुसार और उसमें जो भाव व्यक्त हुए हैं उन भावों के अनुसार उनकी भाषा बदलती रहती है। जैसे ललित निबंधों में उनकी भाषा सरल हो जाती है, सरस और प्रवाहमयी होती है। इससे हिंदी के प्रचलित शब्दों जैसे साथ साथ तत्सम और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जिससे एक सहजता आती है। यानी ललित निबंधों की जो भाषा है सरल हो जाती है, इसमें तत्सम शब्द भी मिलते हैं और उर्दू के शब्द भी ललित निबंधों में पाए जाते हैं। लेकिन जो विचारात्मक निबंध है इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त और अधिक परिमार्जित होती है। उन्होंने लोकोक्तियों, मुहावरों और व्यंग का सफल प्रयोग इसमें किया हुआ है, जिससे पांडित्य का बोझ नहीं महसूस होता है और बात अधिक प्रभावी ढंग से पाठकों तक पहुंचती है। तो ये भाषा हो गया। अगली जो विशेषता है वह समन्वय और मानवतावाद। यह भी उनके निबंध शैली की विशेषता है। उनकी शैली की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समन्वय की भावना है। वे भारतीय संस्कृति के अतीत और वर्तमान, लोक और शास्त्र, ज्ञान और भक्ति के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं। उनके निबंधों का मूल स्वर मानवतावाद है। मानवतावाद पर ही उनके निबंध आधारित होते हैं। अगली जो विशेषता है वह है कथात्मक और व्यंग्यात्मकता। यह भी उनके निबंध शैली की विशेषता है। वे अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए कथात्मकता और दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी बखूबी मिलता है, जिसका उपयोग वे सामाजिक रूढ़ियों और विसंगतियों पर हल्के फुल्के अंदाज में चोट करने के लिए करते हैं, यानी व्यंग करने के लिए करते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली में पांडित्य की गंभीरता, कलाकार की लालित्य और मानव प्रेमी की सहृदयता का अद्भुत मिश्रण है। वे निबंध को केवल विचार प्रस्तुति का माध्यम न मानकर उसे व्यक्तित्व, व्यंजना और साहित्यिक सौंदर्य का एक नया आयाम देते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खंड 100 है और खंड 100 में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में देना होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो है हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये हेडिंग डालना है। इसके बाद आप लिखेंगे हिंदी आलोचना का विधिवत आरंभ आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य के विकास के साथ हुआ। यानी जब आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य विकसित हुआ उसी के साथ आलोचना का भी आरंभ होता है। इसका जो क्रमिक विकास है इसको हम लोग निम्न बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। एक एक करके इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। अब हम लोग हिंदी आलोचना का जो उद्भव और विकास है वो रामचंद्र शुक्ल को आधार मान करके 3 भागों में बांटेंगे। रामचंद्र शुक्ल जिस समय विद्यमान थे उस समय की जो पहले की आलोचना है उसको हम लोग शुक्ल पूर्व युग आलोचना कहेंगे। रामचंद्र शुक्ल जिस समय विद्यमान थे वो शुक्ल युगीन आलोचना हो जाएगी और रामचंद्र शुक्ल के बाद शुक्लोत्तर आलोचना हो जाएगी। उनको आधार मान करके हम लोग आलोचना के उद्भव और विकास का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो पहले शुक्ल पूर्व युग की आलोचना देख लेते हैं जो 1850 से लेकर के
1920 तक चला। अब जो शुक्ल पूर्व युग आलोचना है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो पहले भारतेंदु युग को देख लेते हैं। जो भारतेंदु युग है इसकी समय सीमा लगभग 1850 से 1900 तक मानी जाती है। इस युग को हिंदी आलोचना के उद्भव काल के रूप में जाना जाता है, यानी हिंदी आलोचना का आरंभ जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। आलोचना मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं में टिप्पणियों और समीक्षाओं के रूप में सामने आई। यानी भारतेंदु युग में जो आलोचना का विकास हुआ है वो पत्र पत्रिकाओं में हुआ है, टीका टिप्पणियों के माध्यम से हुआ है। पुस्तक के रूप में यहाँ पर आलोचना का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि भारतेंदु युग में आलोचना का कोई भी पुस्तक नहीं मिलता है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक नाम का एक निबंध लिखा और यहीं से हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना की नींव पड़ी, यानी सैद्धांतिक आलोचना का विकास यहीं से समझा जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने व्यवहारिक आलोचना का इसी युग में सूत्रपात किया, यानी सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई और व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग देख लेते हैं। जो द्विवेदी युग है वो 1900 से लेकर के 1920 तक लगभग रहा है आलोचना के क्षेत्र में। तो इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के संपादन से आलोचना को नई दिशा और गंभीरता मिली, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आलोचना को नई दिशा प्रदान की। द्विवेदी जी ने आलोचना को गुण दोष विवेचन तथा भाषा और व्याकरण की शुद्धता पर केंद्रित किया, यानी उन्होंने थोड़ा सा इसका विषय परिवर्तित किया। गुण दोष विवेचन तो किया है, साथ ही भाषा और व्याकरण की तरफ भी ध्यान इन्होंने केंद्रित किया। इस युग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं का विकास हुआ, जिससे आलोचना एक व्यवस्थित विधा के रूप में स्थापित हुई। अब अगला है शुक्ल युग, यानी जिस समय रामचंद्र शुक्ल विद्यमान थे, और यह समय है 1920 से लेकर के 1940 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को चरम विकास प्रदान किया। उन्हें हिंदी आलोचना का मानक और प्रस्थान बिंदु माना जाता है, या इसी कारण रामचंद्र शुक्ल को ही आधार मान करके हिंदी आलोचना को बांटा जाता है। शुक्ल जी ने साहित्यिक और वस्तुवादी दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक आधार पर आलोचना की। उन्होंने रस सिद्धांत को लोक मंगल और समन्वय के आधार पर व्याख्यायित किया, यानी रस सिद्धांत को प्रमुख स्थान दिया और उसको लोक मंगल और समन्वयवाद से जोड़ दिया। उनके जो ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और रस मीमांसा हो गया, इसमें उन्होंने आलोचना के सैद्धांतिक प्रतिमान जो है निर्धारित किए हैं। इस युग के जो अन्य आलोचक हैं उसमें नंद दुलारी वाजपेयी हैं, बाबू गुलाब राय जैसे आलोचक शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जो नंद दुलारी वाजपेयी हैं इनको शुक्लोत्तर आलोचना में भी गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो काल है वो शुक्लोत्तर काल है, यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद का काल है, जो 1940 के बाद से शुरू होता है। शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना का जो बहुमुखी विकास हुआ और विभिन्न वैचारिक दृष्टियां आलोचना के केंद्र में आ गईं। जितनी वैचारिक दृष्टियां आई उतनी आलोचना धारा का विकास इस काल में हुआ। एक एक करके हम लोग इस आलोचना दृष्टियों को पढ़ेंगे। पहला है मनोविश्लेषणवादी आलोचना, जो जैनेन्द्र कुमार इलाचंद्र जोशी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया, फ्रायड और एडलर के सिद्धांतों को आधार मान करके साहित्य का विश्लेषण किया, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लेकर के साहित्य का विश्लेषण इनके द्वारा किया गया। इसी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना के नाम से जाना गया। दूसरा है मार्क्सवादी आलोचना, यानी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उसको आधार मान करके जो आलोचना किया गया उसको मार्क्सवादी आलोचना कहा गया, और इसको प्रगतिवादी आलोचना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामविलास शर्मा और शिवदास सिंह चौहान, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे आदि आलोचक हैं। इन्होंने क्या किया, साहित्य को समाज, अर्थ और वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखा और उसी के आधार पर इसका मूल्यांकन किया। अगला जो है वो है स्वच्छंदतावादी आलोचना। इस स्वच्छंदतावादी विचारधारा पर आधारित थी। इसमें नंद दुलारी वाजपेयी हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन लोगों को स्वच्छंदतावादी आलोचना की कैटेगरी में रखा जाता है। इन लोगों ने क्या किया, शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया और सौंदर्य और मानवतावादी दृष्टि को महत्व दिया। यदि रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करते हुए इन्होंने सौंदर्यवादी दृष्टि और मानवतावादी दृष्टि को महत्व दिया है।
शुक्लोत्तर आलोचना के बाद जो आलोचना शुरू होती है उसको नई आलोचना के नाम से जाना जाता है। अब जो नई आलोचना है एक कृति पर आधारित है, रचना पर आधारित है, रचना केंद्रित आलोचना है, जिसमें संरचनावाद, रूपवाद आदि नए पाश्चात्य सिद्धांतों का प्रयोग हुआ है। इसमें कृति को उसके आंतरिक तत्वों के आधार पर स्वतंत्र इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाता है। इसके जो प्रमुख आलोचक हैं उसमें लक्ष्मीकांत वर्मा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि इसके प्रमुख समीक्षक हैं। आगे बढ़ते हैं, समकालीन आलोचना देख लेते हैं। समकालीन आलोचना विचारधारा रहित है, सभी प्रकार की आलोचना इसमें लिखी जाती है, लेकिन जो प्रमुख परिवर्तन इसमें हुआ वो हुआ विमर्शों का समावेश। जैसे दलित विमर्श हो गया, स्त्री विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श हो गया। इस युग में आलोचना में जो है विमर्शों का समावेश हुआ है, जिन्होंने साहित्य के परंपरागत मानदंडों को चुनौती दी और आलोचना के दायरे को विस्तृत किया हुआ है। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना होगा और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि हिंदी आलोचना की यात्रा टिप्पणियों से शुरू होकर मानक सिद्धांत निर्धारण और फिर विभिन्न वैचारिक विमर्शों को अपनाते हुए एक समृद्ध और बहुआयामी विधा के रूप में विकसित हुई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न, पाजेब कहानी की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर पाजेब कहानी की 500 शब्दों में आपको समीक्षा करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाजेब जैनेन्द्र कुमार की एक प्रमुख कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। अब कहानी के जो 6 तत्व होते हैं उन 6 तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा आपको करनी है। तो पहला तत्व है कथानक, और कथानक में आप लिखेंगे कि कहानी का कथानक अत्यंत सरल और घटना प्रधान है, जो एक छोटी सी पाजेब के खोने के इर्द गिर्द घूमता है। मुन्नी को बुआ से पाजेब मिलती है जो कुछ देर बाद खो जाती है। मध्यवर्गीय परिवार में हड़कंप मच जाता है और शक सबसे पहले नौकर बंसी पर, फिर मुन्नी के भाई आशुतोष पर जाता है। कथाकार पिता अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दबाव डालते हैं, जिससे कोमल हृदय वाला आशुतोष अपराध स्वीकार कर लेता है, जबकि बाद में पता चलता है कि पाजेब तो बुआ के सामान में ही रह गई थी। यह साधारण घटना परिवार की मनोवृत्तियों को उजागर करती है। इतना आप कथानक में लिखेंगे। कथानक लिखने के बाद जो दूसरा तत्व आप लिखेंगे वो है पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें आपको पात्रों का नाम लिखना है और उनके चरित्रों के बारे में लिखना होगा। तो कहानी में जो पात्र है वो आशुतोष है, मुन्नी है, कहानीकार स्वयं है, मुन्नी की माँ है, बंसी जो नौकर है, ये सभी मुख्य पात्र है। इनके चरित्र को इस प्रकार समझ सकते हैं, एक एक करके इनके चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे। जो आशुतोष है कहानी में वो केंद्रीय पात्र है, बाल पात्र है, लेकिन जो डर और दबाव में झूठा अपराध स्वीकार करता है, यानी जो अपराध उसने किया भी नहीं है उस अपराध को भी डर और दबाव के कारण वह स्वीकार कर लेता है। उसका चरित्र बाल मनोविज्ञान और उसकी कोमलता को दर्शाता है। वह जिद्दी भी है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। पिता ने उसे कोठरी में बंद कर दिया, पर आशुतोष जिद्दी बालक की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये कथन कहानी से ही लिया गया है। यह उसके जिद्दी और आत्मरक्षक स्वभाव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पात्र है वो पिता है, यानी आशुतोष के पिता स्वयं को बुद्धिवादी और मनोविज्ञान मर्मज्ञ मानता है, लेकिन व्यवहार में वह अपने पुस्तकीय ज्ञान से बालक पर दबाव डालता है, जो उसके शिक्षित होने के अभिमान पर व्यंग करता है। अगली जो पात्र है मुन्नी की माँ है, वह अत्यधिक भावुक है और जल्दी से नौकर तथा पड़ोसियों पर शक करती हैं। वह एक सामान्य मध्यवर्गीय स्त्री की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो मुन्नी है पाजेब के प्रति बच्चों के स्वाभाविक आकर्षण को दर्शाती है। ये प्रमुख पात्रों के चरित्र थे। अब तीसरा जो तत्व है वो है संवाद योजना। देख लेते हैं कि कहानी में किस प्रकार के संवादों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो संवाद है वो संक्षिप्त है, तीखे और स्वाभाविक हैं। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के मन की उथल पुथल, माँ पिता का अविश्वास और आशुतोष का भय स्पष्ट होता है। जैसे आशुतोष का बार बार क्रोध से कहना मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली, यह कहना उसके आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त करता है। कहने का आशय है कि जो संवाद है उसी के माध्यम से कहानी जो है आगे बढ़ता है। कहानी का जो अगला तत्व है वह है देश, काल और वातावरण। कहानी का वातावरण एक मध्यवर्गीय शहरी परिवार का है, जहां आभूषणों की लालसा और सामाजिक दिखावे का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। उदाहरण के रूप में एक कथन देख लेते हैं। शुरुआत का ही कथन है, बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वे अच्छी मालूम होती है,
पास पड़े उसमें तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। और इसी पाजेब पर कहानी पूरी तरीके से आधारित है। नए फैशन की नकल, पड़ोसियों की टीका टिप्पणी, संदेह का माहौल प्रमुख है। यह पारिवारिक अविश्वास और तनाव का माहौल पैदा करता है, जहां छोटी सी वस्तु का खोना भी बड़ी घटना बन जाती है। अगला जो तत्व है वो है भाषा शैली, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कहानी में किस प्रकार के भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। जैनेंद्र कुमार के इस कहानी में मुख्य रूप से आत्मकथात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक शैली का एक उदाहरण देख लेते हैं। कहानी का ही कथन है, जिसमें लेखक ने कहा है कि बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। जो भाषा है वो सहज है, सरल है और कहीं कहीं विचारात्मक है। इसमें हास्य और व्यंग्य का भी पुट है, विशेषकर कथाकार के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर। अब अगला तत्व है उद्देश्य। यह अंतिम तत्व है कहानी का। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को उजागर करना है। जैनेंद्र कुमार यह बताना चाहते हैं कि बच्चों का मन कोमल होता है और उन पर अंधा विश्वास करना, बिना सोचे समझे दंडित करना या संदेह करना गलत है। यह कहानी माता पिता के अवैज्ञानिक और दंभपूर्ण व्यवहार पर करारा व्यंग करती है और प्रेम तथा विश्वास के महत्व को स्थापित करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।